वेलकम। मैं राधा कृष्ण IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे, यानी एक्सक्रीशन सिस्टम। हमने पिछली क्लास में जो है इसकी रूपरेखा देख ली थी। आज एक्सक्रीशन सिस्टम की दूसरी क्लास है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। ध्यान देंगे, पिछली क्लास को जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन सिस्टम का मतलब है कि नाइट्रोजनस तत्व है उसको बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। ध्यान देंगे, आप खाना खाते हैं, उपापचय की क्रिया होती है, खाना खाते हैं, उपापचय की क्रिया होती है। उस दौरान कुछ टॉक्सिक यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो विषैली होती हैं वो आपके शरीर में बनती हैं। ध्यान देंगे, खाना जो आपने खाया वो पचा पेट में, ये अमाशय हो गया, अमाशय से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में आया, और फिर उसके बाद जो है मल द्वार, फिर एनस से बाहर निकल गया, गुदा द्वार से। इसको हम लोग इजेशन कहते हैं। ये एक्सक्रीशन नहीं है, ये इजेशन है। एक्सक्रीशन में ध्यान देंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक, अब जो है इसको पूरा समझने के लिए मैंने आपको जो है पिछली क्लास में थोड़ा सा एक चीजें बताई हुई थी, उसमें ध्यान देंगे कि यहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए कि पहले रक्त जो है, रक्त पहले हृदय में आता है। ठीक, रक्त पहले हृदय में आता है, हृदय से रक्त फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से फिर रक्त हृदय में आता है। ध्यान देंगे, जो रक्त हृदय में आया था पहले वो अशुद्ध था। जो रक्त पहले आया था वो अशुद्ध था, हृदय से फेफड़ा में गया वो भी अशुद्ध था, लेकिन जब फेफड़ा से हृदय में आया तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी शुद्ध हो गया। ठीक, और अब हृदय से ये निकलेगा, मतलब हृदय में फिर से आ गया, शुद्ध रक्त हो गया। अब हृदय से ये जो है रक्त कहां जाएगा? ध्यान दीजिए, किडनी में जाएगा, वृक्क जिसे कहते हैं, किडनी में जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। हृदय में रक्त को, मतलब हृदय से फेफड़े में जाता है तो रक्त शुद्ध होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। अब बोलता है कि इस रक्त में ये शुद्ध भले हो गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ नाइट्रोजनस चीजें हैं जो टॉक्सिक हैं, यानी कि जो विषैली हैं। अगर वह कोशिका को दे दिया जाए तो कोशिकाएं मर जाएंगी। तो कोशिकाएं ना मरे उसके लिए रक्त में जो जो विषाक्त चीजें हैं, जो विष भरी चीजें हैं, उनको छानने के लिए किडनी में भेजा जाता है। ठीक है, किडनी में भेजा गया। अब ध्यान दीजिएगा,
जब ये किडनी में आएगी तो किडनी क्या करेगी, जो विषाक्त पदार्थ है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको अलग करके यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में डाल देगी और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा आपको समझाया था। तो देखिए, छानना, किडनी का काम छानना है, फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। वो चीजें जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएंगी उनको छान लेती है, छान करके उसको यूरेटर के माध्यम से बाहर जो है निकाल देती है। यूरेथ्रा अंत बिंदु होता है। तो समझिए बात, रक्त के शुद्धिकरण के लिए हृदय से फेफड़े में जाएगा रक्त, लेकिन जब उसको छानने का काम करना होगा तो छानने का काम कहां पर होगा? किडनी में होगा। देखिए, किडनी में दो भाग होते हैं। दो क्यों होते हैं? भगवान को पता था कि हम लोग कुछ भी खाते रहेंगे, तो एक खराब हो तो एक तो कम से कम काम करे, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, दो किडनियां हैं, ये लेफ्ट, ये राइट वाली थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट वाली थोड़ा सा ऊपर है। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध नहीं, मतलब शुद्ध रक्त इसमें आएगा, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसमें आया तो होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? नेफ्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद है। एक के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद हैं। ये जो नेफ्रॉन है, इसी नेफ्रॉन का काम होगा कि इसको छाने, रक्त को छान दे। अब नेफ्रॉन रक्त को छानेगा, क्लियर? और ध्यान देंगे मेरी बात, छानने के बाद जो उसमें ऐसा पदार्थ होगा जो नुकसान पहुंचाने वाला होगा, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, बेसिकली जो इसे कहेंगे आप यूरिया, वो यूरिया को जो है वो इस रास्ते को हम लोग जो है यूरेटर कहते हैं, इसे यूरेटर कहते हैं। ठीक है, इस रास्ते से इसको भेज देगा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इसमें जो है यूरिन इकट्ठा होता रहेगा। जब ये फुल हो जाएगा तो आपके तंत्रिका तंत्र को सूचना मिलेगी कि ये फुल हो गया है, फिर आप इसे जाकर के जो है वॉशरूम यूरिनेट कर देते हैं। क्लियर है? अंत बिंदु जो होता है वो यूरेथ्रा होता है। समझ पा रहे हैं बात हमारी आप? अब ये तो बाहरी स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर, किडनी के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो किडनी का भाग है, जो इसके अंदर जो क्रिया हो रही है, उसको हमें समझना है आज की क्लास में, है ना? तो बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, एक बात ये समझ लीजिए कि ये पेन देखिए, ये देखिए पेन जहां जा रहा है, ये ऐसे, इसके इधर वाला भाग को कॉर्टेक्स कहेंगे और बाहर वाले भाग को मेडुला कहेंगे। मैंने बताया था आपको, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पिछली क्लास में भी बताया था। अब ध्यान देंगे कि ये जो किडनी है, इसकी सबसे छोटी जो इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और यहां पर जब हम जो है इसका गहन अध्ययन करते हैं, इसके अंदर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम रीनल भी है, रीनल। तो
रीनल मतलब बाह्य, देखिए बाहरी भाग का, अगर बाह्य अध्ययन करना है तो रीनोलॉजी, ठीक है। आंतरिक अध्ययन है तो नेफ्रोलॉजी। अब समझिए सारा खेल नेफ्रॉन का है, तो हमें आज जो है कैसे ये क्रिया करेगा, क्या नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन एक एक नेफ्रॉन पूरा मतलब कि 10 मिली मतलब लगभग 10 लाख नेफ्रॉन इधर भी है, लगभग 10 लाख इधर भी है। जो काम एक नेफ्रॉन करेगा वही काम 10 लाख मिलके करेंगे। तो एक हम लोग समझ लेते हैं तो समझ जाएंगे कि किडनी पूरी कैसे कार्य करती है। समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें नेफ्रॉन के ही क्रियाविधि को समझना, नेफ्रॉन के बारे में समझना है। तो बोलता है कि जो नेफ्रॉन है, ध्यान देंगे, ये देखिए ये जो फिगर बना हुआ है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो फिगर बना हुआ है यहां से यहां तक, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना। तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर आप कई किताबें पढ़ेंगे, कई मतलब जो है कहीं पर देखेंगे आपको बेहतर ढंग से समझ नहीं आएगा। ध्यान देंगे, बोलता है कि इसके 2 प्रमुख भाग होंगे। किसके? नेफ्रॉन के 2 भाग होंगे, ठीक। एक भाग बोलता है कि कणिकाएं होंगी, है ना, वृक्क कणिका होगी, और दूसरा होगा नलिका। ध्यान देंगे ये वाला भाग, ये वाला भाग कणिका का होगा, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब जो है नलिका है। ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर, ये जो कणिका देख रहे हैं आप, कणिका में 2 चीज आपको देखना है। एक तो देखिए ये कटोरी के आकार का ऐसे जो है, ये कटोरी के आकार का यूं कुछ ऐसे जो है बना रहेगा, कटोरी के आकार का, ठीक। तो जो कटोरी के आकार का ये बना हुआ है इसे जो है हम लोग ध्यान दीजिएगा बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल, ये देखिए ये जो बना हुआ है, ये देखिए कटोरी जैसा, इसे हम लोग बोमन्स कैप्सूल कहेंगे, ठीक। और ये देखिए ये जो भाग है आपका, ये देखिए बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ये देख रहे हैं केशिकाओं का छोटा 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 घना जाल है, इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। हिंदी ही है, मतलब हिंदी में भी ग्लोमेरुलस ही जानी है, ठीक। तो देखिए एक ये है, ये जो मतलब कि बाउल जैसा है, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है। इसके अंदर ये जो देख रहे हैं आप कैपिलरीज है पूरा एकदम गुच्छे में, इसे हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस कहेंगे, ठीक। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट बोलता है इसमें जो है ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं, नलिकाएं हैं, देखिए उसके बाद ये नलिका ही शुरू हो जाती है। देखिए ये ऐसे, ये यूं 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 देखते, मेरा हाथ देखते जाइएगा। इसके बाद ये देखिए ये पूरा नलिका है। फिर से देखिए ये पूरा नलिका है। इसके बाद से खेला जो शुरू हुआ, ये मेरा हाथ देखते जाइए, ये पूरा, ये देखिए ये ऐसे ऐसे पूरा नलिका है। ये देखिए नलिका ही है, नलिका ही है, क्लियर है, ये पूरी नलिका है, ठीक। ध्यान देंगे इसके नजदीक ये वाली नलिका है तो इसे निकटतम कहेंगे, और ये वाली नलिका थोड़ा दूर हो जा रही है तो इसे दूरस्थ नलिका कहेंगे, ठीक। तो जो निकटतम है उसे अंग्रेजी में प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो दूर है उसे डिस्टल कहते हैं, है ना, समीपस्थ और दूरस्थ। और ध्यान देंगे
ये नलिका देखिए आप ऐसे चलते हुए देखिए, ये देखिए फिर से एक देखिए इसे लूप बना रही है, लूप। इस लूप को हेनरी लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनली लूप, हेनली लूप कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात आप हमारी? क्लियर नहीं हो रहा है? ध्यान दें, फिर से देखें। पूरे के पूरे नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया है। पहला कणिकाओं में बांटा गया है और दूसरा ट्यूब्यूल्स में यानी नलिकाओं में बांटा गया है। जो कणिकाएं हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला, ये बोमन्स कैप्सूल, ये जो कटोरे जैसा आकार है, और इसके भीतर जो आप यहां देख रहे हैं, इसे हम लोग, ध्यान देंगे, इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्लियर? समझ आई बात? अब उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो खेल है, ये पूरा पाइप है, ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स को तीन भागों में बांट दिया। एक भाग बोला कि इसके जो एकदम नजदीक है उसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे, समीपस्थ ट्यूब्यूल कहेंगे, समीपस्थ नलिका कहेंगे। फिर उसके बाद बोला कि जब चलते हुए आकर के ये देखो एक लूप बना ले रहा है तो इसे कहेंगे ये हेनली लूप है। समझ रहे हैं? और फिर बोलता है इसके बाद जब ये बाहर निकल करके इस तरह जाने लगेगा तो इसे हम लोग दूरस्थ नलिका कहेंगे, यानी कि अंग्रेजी में डिस्टल ट्यूब्यूल कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। समझ पा रहे हैं बात आप? और ये जो ट्यूब्यूल है ये निकलता हुआ देखिए यहां से आएगा और इसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अंत में इसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ट्यूब्यूल में जब आप देखेंगे तो एक तो आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हो गया यानी समीपस्थ ट्यूब्यूल हो गया, एक नजदीकी ट्यूब्यूल, निकटतम ट्यूब्यूल यानी कि डिस्टल ट्यूब्यूल हो गया, और एक जो बाहर निकल गया ला करके निकाल रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहा जाएगा। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जहां पर ये ऐसे ये मुड़ते हैं, ये पूरा लूप बनाते हैं, इसको हम लोग कौन सा लूप कहते हैं? हेनली लूप कहते हैं, है ना? तो क्या क्या पाया, मतलब इसका स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब काम कैसे करता है उसको समझते हैं, है ना? थोड़ा कंसंट्रेट होइएगा, अगला 5 से 10 मिनट नहीं कंसंट्रेट होंगे फिर नहीं समझ आएगा, कभी भी नहीं, पूरे लाइफ में फिर दिक्कत होगी, कभी समझ नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहां पर कि जो स्थिति है काम कैसे करेगा उसको देखिए। काम करने के लिए इसे 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, है ना? बोलता है कि या यूं कहें, पहले बोलता है कि बेसिकली इसको दो तरह से काम करेगा। बोलता है एक रासायनिक काम करेगा और दूसरा जो है मतलब मैकेनिकल कार्य करेगा, यानी यांत्रिक रूप में काम करेगा। ठीक, तो रासायनिक क्रिया क्या होगी? बोलता है रासायनिक क्रिया ऐसे होगी कि जब मतलब मनुष्य के शरीर में जब कभी ऐसा हो जाएगा कि प्रोटीन की मात्रा अधिक हो रही है ना? इसके कारण जो है जब शरीर में धीरे धीरे अमोनिया ज्यादा बढ़ने लगेगा तो उस अमोनिया को जो है हरण करना, उस अमोनिया को निकालने का काम पहला काम होगा। ठीक, करेगा कौन वो काम? वो काम ध्यान देंगे लीवर सेल करते हैं, किडनी नहीं, लीवर सेल करते हैं। लीवर सेल जो होते हैं, लीवर सेल का जो लीवर होंगे, लीवर क्या करेंगे कि जो अमीनो समूह होगा NH2, उसको जो है छांट लेंगे, जो अधिक होगा उसको छांट लेंगे और छांट करके जो है मतलब निकाल लेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करके उसको जो है अमोनिया में परिवर्तित कर देंगे। कौन करेगा? ये करने को सारे कोशिकाएं करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कार्य करना जो है लीवर कोशिकाओं का कार्य है ये। ठीक, तो लीवर कोशिकाएं अमोनिया बना दी। समझ पा रहे बात आप? अब क्या होगा? फिर बोलता है कि
जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो बोलता है कि दो अमोनिया के कण और एक जो है दो अमोनिया के अणु और एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का जब मिल जाएगा तो यूरिया बन जाएगी। क्लियर? अब ये जो यूरिया बन गया है, इस यूरिया को बाहर निकालना है। समझ पा रहे बात आप? तो पहले रासायनिक क्रिया हुई, अब उसके बाद मैकेनिकल क्रिया होगी, मशीनीकरण की क्रिया होगी। मशीन अब काम करेगा, रसायन वाला काम हो चुका है, यूरिया बन चुका है, अब इसे बाहर निकालना है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब जो मैकेनिकल प्रोसेस होगा वो 3 रूपों में होगा। ठीक, बोलता है एक होगा जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, दूसरा बोलता है रीअब्जॉर्प्शन होगा, तीसरा बोलता है सेक्रीशन होगा। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीअब्जॉर्प्शन है। ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे पूरा, बेहद यहीं पर सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है और पेचीदा भी है। ध्यान देंगे, ये आपका बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर रक्त आएगा और फिर यहां से रक्त जाएगा। ये देखो, यहां से रक्त आया और यहां छना, है ना? ध्यान देंगे, रक्त आया और छना, छन करके देखिए यहां से जा रहा है और जो बच गया वो फिर इस रास्ते से जाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो देखिए, रक्त को ले आने वाली नलिकाओं को एफरेंट कहेंगे और देखिए, रक्त को ले आने वाली नलिकाएं कहां पर ले आने वाली? ग्लोमेरुलस में ले आने वाली नलिकाओं को एफरेंट कहेंगे और ले जाने वाली, कहां से ले जाने वाली? यही ग्लोमेरुलस से ले जाने वाली नलिकाओं को एफरेंट कहेंगे। ऑफरेंट, एफरेंट। अपवाही, अभिवाही सुना होगा आपने। रक्त लेके आ रही है ग्लोमेरुलस में और दूसरा यहां से लेके जा रही है। ध्यान देंगे, जो ला रहा है उसका विड्थ, उसकी मोटाई ज्यादा है और जो लेके जा रहा है उसकी मोटाई कम है, यानी वो पतला है। ये जो नली लेके जाएगी ये नली पतली होगी और जो नली रक्त लेके आ रही है वो नली मोटी होगी, चौड़ी होगी। समझ पा रहे हैं बात आप? अब देखिए, जब रक्त इसमें आया तो यहां पर यहीं देखिए, ये जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो यहां पर ग्लोमेरुलस है, यहीं पर फिल्ट्रेशन होगा। क्लियर है? बोलता है कि प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके सब कुछ फिल्टर हो जाता है, सब कुछ यही स्टॉप हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन केवल इससे होकर के निकलता है, बाकी सब कुछ यहीं रुक जाता है। इतना तगड़ा फिल्ट्रेशन होता है। तो चूंकि इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है तो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब यहां फिल्टर हो गया। ठीक, अब देखिए, जो फिल्टर हो गया वो इस रास्ते से ऐसे जाएगा। अब ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना? और जो ये देखिए, ये नलिका है, इस नलिका से जो भी चीजें बाकी बची थी, जो मतलब जो फिल्टर होकर के पदार्थ बचा था वो इधर से गया और जो फिल्टर हुआ था, फिल्ट्रेट था, वो इधर से रास्ते से आ रहा है। ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ध्यान देंगे मेरी बात, ये ऐसे ऐसे जब जा रहा है तो उसी दौरान ये एब्जॉर्ब करता है। क्या चीज एब्जॉर्ब करता है? देखिए, रक्त से बहुत सारी चीजें जो जरूरी थी रक्त के लिए वो भी यहीं पर फिल्टर हो गई थी।
तो बोलता है कि उनको यहीं पर फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो है इसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? तो जो फिर से एब्जॉर्ब करेगा तो उसे हम लोग अवशोषण कहेंगे। क्लियर? और जो वेस्ट मटेरियल है, अंत में जो यूरिया है, वो इसी रास्ते से, देखिए ये वाला रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए ला करके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में छोड़ देगा। तो देखिए ये सारी कोशिकाएं अंदर की, यहां पर सारे नेफ्रॉन्स ला करके, ये जो नलिका देख रहे हैं आप, ये जो नलिका आई हुई है और ये जो नलिका यहां जा रही है, ठीक है, ये इसमें, ये जो नलिका है, जो नलिका इसमें जा रही है, जाके खुल रही है, ये जो नलिका इसमें आई हुई है और जा करके यहाँ पर खुल रही है, इसी नलिका के माध्यम से जो है, मतलब इसी नलिका में ला करके ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, जितना वेस्ट होगा उसको लाके इसमें छोड़ देगा। सारे के सारे जो है वेस्ट मटेरियल अब वो धीरे धीरे यहां पर आ जाएंगे। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर के अंतर्गत वो स्टोर होंगे। धीरे धीरे जो है जब ये फिल हो जाएगा तो फिर ये सूचना देगा आपके तंत्रिका तंत्र को कि फिल हो गया है, और फिर आप इसे यूरेथ्रा के माध्यम से, जो एंड पॉइंट होता है सेक्रीट मतलब एक्सक्रीट करने का, उसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा के माध्यम से यहाँ पर जो है सेक्रीट किया जाता है, मतलब कि एक्सक्रीट कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि ये यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण। तो देखिए जब पूछता है कि सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो ध्यान देंगे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यह आपका प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल में, यानी कि यहीं पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, लगभग 70% जल यहां पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और हेनली लूप में लगभग 10% जो है रीअब्जॉर्ब होता है, और बाकी लगभग 19% रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल ट्यूब्यूल में होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका जो है कैसे ये कार्य करता है वो क्लियर हो चुका है। अब देखिए जो यहां निकलता है, यहां से निकलता है, उसका संगठक यानी कंपोजिशन, संगठन मतलब संघटक क्या होता है? बोलता है कि उसमें 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.6% यूरिया होती है, और लगभग 0.3% यूरिक एसिड होता है, और तमाम चीज पाए जाते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं, इतना बहुत जानिए, हो गया। बोलता है इसका रंग हल्का पीला होता है क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। ठीक, आगे बोलता है कि इसका पीएच वैल्यू सामान्यतः 4.5 से लेकर के 8 तक हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वैल्यू पीएच इसका 6 माना गया है। बोलता है इसकी मात्रा 1 से 2 लीटर पर डे हो सकती है, 1 से 2 लीटर पर डे हो सकती है, और जिसमें पर डे लगभग 25 से 30 ग्राम, एक इंसान, स्वस्थ इंसान लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है। समझ में आ गई बात? तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम। आप इसको जो है पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। डायलिसिस क्या होता है, यही देखिए, इसी को जो है जब ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, रक्त को छान नहीं पाता है, यानी कि जब रक्त नहीं छान पाएगा तो क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलना चाहिए था वो बाहर ना निकल करके क्या होगा, वो शरीर में ही जो है कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो इसलिए उसका डायलिसिस करके क्या करेंगे कि जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको हम लोग निकाल करके बाहर कर देंगे। क्लियर? तो इस प्रकार पूरा आपका जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे, और लगता है कि चीज़ें बेहतर चल रही हैं तो आप लोग इसको जो है शेयर भी करें, है ना, और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी दें
बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।